हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। आज इस सीरीज में दोस्तों हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड करंट अफेयर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो है मेंस 2025। दोस्तों मेंस 2025 में हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें हम लोग ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सेशन जो है ये कंप्लीटली आपको मेंस पर्सपेक्टिव है जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात होगी। तो इस पूरे सेशन में हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो पहले उन सारे टॉपिक्स के नाम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन किसके रिगार्डिंग, तो यूनियन बजट 25-26 में इंडिया ने जो नया न्यूक्लियर बजट लॉन्च किया है जिसमें 20,000 करोड़ को एलोकेट किया है, जिसमें हमारे न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड कुछ गोल्स भी है, उन्हें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। अब ये डील बहुत पुरानी है, 2008 की है, पर इस डील का रिलेवेंस जो है वो हमें आज के जो टॉपिक्स है वो समझने में हेल्प होगा। पर्टिकुलरली जो टॉपिक बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में है वो है गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू अमेंड इट्स एटॉमिक एनर्जी लॉज। एटॉमिक एनर्जी लॉज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जो 2010 में पास हुआ था। इस एक्ट के बारे में हमने एडिटोरियल्स में, ओपिनियंस में बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो हमें मेंस में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ के प्रॉब्लम कौन से है, उस लॉ के वजह से कैसे ये जो इंडो यूएस डील थी, 123 न्यूक्लियर डील जो थी, ये कैसे मटेरियलाइज नहीं हो पाई। ये डील बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पर ये मटेरियलाइज नहीं हुई, तो क्या ये डील फेल्यूर है या सक्सेस है, और उस लॉज में ऐसे कौन से क्लॉज थे जिसके वजह से ये क्वेश्चन आज सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट उस लॉज को भी रिफॉर्म करना चाहती है। उसके बाद इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो 1950s में शुरू हुआ था अंडर डॉक्टर भाभा। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि 3 स्टेजेस में से हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन से स्टेज में है, उसमें भी पर्टिकुलरली सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर जो अभी न्यूज़ में भी है, जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कलपकम में डेवलप हो रहा है। इसके रिगार्डिंग भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, और ये जो एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनसे कैसे डिफरेंट है, और ये इंडिया की कौन सी स्टेज का पार्ट है। जो 3 स्टेज है उनमें से कौन से स्टेज का पार्ट है उसे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये टॉपिक भी न्यूज़ में बहुत है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। इसमें यूएस, इंडिया, चाइना, इनमें कंपटीशन भी बहुत हो रही है। कंपटीशन किसके लिए, तो ग्लोबली इस जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसे एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, तो भारत भी इन्हें इंडिया में भी डेवलप करना चाहता है और एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। तो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। उसके साथ ही ITER फ्यूजन प्रोजेक्ट। फ्यूजन, तो देखिए जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग देखते हैं सारे के सारे न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन पे चलते हैं, पर अगर न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन जो सन में होती है उसके बेस पे या फ्यूजन प्रोसेस से चलने वाला अगर हम लोग कोई रिएक्टर डेवलप कर ले आर्टिफिशियल सन, तो वो कैसे एडवांटेजियस होगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कौन से मेंबर्स है और इंडिया क्या उसका मेंबर है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को हम समझेंगे। तो दोस्तों न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो हमें यहाँ पर एक पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इंडिया में न्यूक्लियर सेक्टर ऐसा इकलौता सेक्टर था जहाँ पे गवर्नमेंट मोनोपोली थी, ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही ऑपरेट करती थी। पर अब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लिया है, वो भी बजट 25-26 में। अब प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, उन्हें प्रमोट भी कर रही है न्यूक्लियर सेक्टर में। तो इस सेशन में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दोस्तों अगेन वेलकम टू श्रीराम साईएस। और दोस्तों अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप क्लियरिटी के लिए श्रीराम IAS के फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आप श्रीराम IAS के मेंटोर्स के साथ 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और अपनी मेंस प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए और इसी साल मेंस क्लियर कीजिए।
उसके अलावा दोस्तों श्रीराम आईएएस की जो फाउंडेशन कोर्सेस है, 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स, 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स, इनमें अभी एक स्पेशल डिस्काउंट शुरू है जो कि 29 जुलाई से 31 जुलाई था, यानी आज लास्ट डेट है। अगर आज आप इनरोल होते हो तो आपको हमारे 2 ईयर बैच में, 1 ईयर बैच में 40 to 50,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जो यूनियन बजट 25-26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दोस्तों इस मिशन का विजन थोड़ा सा याद रखिएगा। इस इनिशिएटिव का, इस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का विजन है विकसित भारत बाय 2047। आप जानते हो कि इंडिया ने डेवलप्ड कंट्री बनने का टारगेट ईयर जो सेट किया है वो है 2047, जब हमें इंडिपेंडेंस को 100 ईयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसी विजन में, विकसित भारत बाय 2047 विजन में, इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लॉन्च किया है। इसका टारगेट है कि हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी चाहिए बाय 2047। ओके, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। फिर क्वेश्चन आता है आज एग्जिस्टिंग कितनी है? तो दोस्तों एनर्जी की अगर बात करें तो दो चीज़ें होती है, एक है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और दूसरा एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर बात करें तो इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी नियर अबाउट 2 गीगावाट ही प्रोड्यूस होती है, पर अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो आज हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 8 गीगावाट, और टारगेट क्या है, हमें बाय 2047 इस 8 गीगावाट को 100 गीगावाट में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, और एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए ओनली गवर्नमेंट फंडिंग सफिशिएंट होगी क्या? नहीं, हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी चाहिए। इसीलिए इस विजन में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी फोकस किया गया है। अब ये जो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इससे क्या अचीव होगा? तो इससे दोस्तों इंडिया को क्लीन एनर्जी मिलेगी। पॉइंट यहां नोट करना है, क्लीन, नॉट रिन्यूएबल और ग्रीन। क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसमें CO2 इमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होगी। सेकंड, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी क्यों? तो इंडिया एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, फिर वो चाहे क्रूड ऑयल हो या पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट हो, नेचुरल गैस हो। नेचुरल गैस के लिए हम लोग 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम की बात करें तो 85% हम इंपोर्ट करते हैं। और उसके बावजूद कोल जो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है, पर फिर भी हमें नियर अबाउट 200 मिलियन टन कोल, जो बेस्ट क्वालिटी कोल है, हर साल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी डिपेंडेंस है, उसे रिड्यूस करने में भी न्यूक्लियर एनर्जी हेल्प करेगी। उसके बाद डीकार्बनाइजेशन गोल। डीकार्बनाइजेशन गोल डेफिनेटली हमारे है। डीकार्बनाइजेशन गोल हमारा है, हमें नेट जीरो बनना है बाय 2070 तक नेट जीरो, यानी डीकार्बनाइजेशन गोल अचीव करने में भी ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हमारी हेल्प करेगा। उसके साथ ही जो अदर हमारी कमिटमेंट्स है क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग, उन्हें भी फुलफिल करने में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने इस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए हैं, 20,000 करोड़। और इस मिशन में मेन फोकस जो है वो रखा गया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इंडिया को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बिल्डअप करने हैं, डेवलप करने हैं, और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ खर्च होंगे। दोस्तों आने वाले सेशन में हम लोग इसी सेशन में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भी स्टडी करेंगे कि ये कैसे हमारे कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से डिफरेंट है और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, साथ ही हमारा एक्सपोर्ट टारगेट जो है उसे अचीव करने के लिए। अब दोस्तों गोल क्या है? गोल है कि हमें इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनाना तो है ही, साथ ही 5 इंडिजीनियस जो है SMR जो है इन्हें ऑपरेशनलाइज भी करना है बाय 2033 इन्हें ऑपरेशनलाइज भी करना है। अभी दोस्तों जो हम लोग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं, इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है सारे स्टेज 1 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है।
जिन्हें कहा जाता है PHWR, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, जिसमें हेवी वाटर बोथ फंक्शन करता है, एज अ कूलेंट भी और एज अ मॉडरेटर भी। और इसी के बेस्ड पर, इसी टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर भारत का SMR, जिसे हम कहेंगे BSMR, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है। तो ये था दोस्तों न्यू एनर्जी मिशन। तो अभी हमारे पास नियर अबाउट जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी की 8 गीगावाट। इसका एक मिड टर्म टारगेट भी है, बाय 2031 हमें 22 गीगावाट की कैपेसिटी डेवलप करनी है और बाय 2047 हमें 100 गीगावाट की कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है, इंडिया के पास कहाँ पे कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स है? तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया में 7 मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। ओके, न्यूक्लियर प्लांट्स 7 मेजर। इन प्लांट्स में नंबर ऑफ रिएक्टर्स ज़्यादा है। तो इंडिया में टोटली 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। तो 7 न्यूक्लियर प्लांट जिनमें 24 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल है। तो वो 7 न्यूक्लियर प्लांट कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो रावत भाटा जो राजस्थान में है। उसके बाद गुजरात में काकरापार, देन तारापुर महाराष्ट्र, देन कैगा कर्नाटका। फिर तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 2 है। एक है कुडानकुलम जो रशियन बेस्ड है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है दोस्तों मद्रास पावर प्लांट कलप्पकम वाला। उसके बाद अगर बात करें तो एक है नरोरा यूपी। ये 7 मेजर पावर प्लांट इंडिया में अभी ऑपरेशनल है। इसके साथ हम लोग आने वाले सेशन में भी देखेंगे कहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोज किए हैं। प्रपोजल में 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, कौन से इंडिजीनियस है जो इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडिया खुद बिल्डअप करेगा, और कौन से ऐसे पावर प्लांट है जिसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिल्ड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट भी याद रखना है। जैसे कुडानकुलम में रशियन रिएक्टर्स है, वैसे ही बाकी कंट्रीज जो है वो भी इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करना चाहती है, जिनके लिए एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, प्रपोज्ड भी है। बस प्रॉब्लम जो था वो था न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। तो इस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सारे हर्डल्स, सारी डिफिकल्टीज को दूर करना चाहती है, ताकि जो डील है कौन सी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, उसे मटेरियलाइज किया जा सके। तो चलिए पहले इस डील के बारे में जानते हैं कि ये डील एक्चुअली थी क्या और इस डील का इंपॉर्टेंस क्या था। तो दोस्तों इंडो यूएस 123 न्यूक्लियर डील, इसको साइन किया गया था 2008 में। अब इस डील के पीछे की थोड़ी स्टोरी भी जान लेते हैं। इस डील के पीछे की स्टोरी जो है दोस्तों वो शुरू होती है 1974 में। 1974 तक इंडिया को यूएसए, कनाडा एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए। हमारे पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में इस्टेब्लिश भी हुआ, जहाँ पे अप्सरा ये पहला रिएक्टर ऑपरेशनल भी हुआ। पर जब हमने 1974 में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, 1974 पोखरण 1 मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद हमारे पे न्यूक्लियर कोऑपरेशन, हमारे साथ जो भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन था उसे बंद किया गया, कुछ सैंक्शंस भी आए। और इसी 74 के टेस्ट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसमें 48 मेंबर्स है। एनएसजी में 48 मेंबर्स। ये वो कंट्रीज है जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, इक्विपमेंट बनाती है, रिएक्टर्स बनाते हैं, या जिनके पास टेक्नोलॉजी है, फ्यूल है, रिलेवेंट मैटर्स। इन सारी कंट्रीज ने इंडिया का बॉयकॉट किया। तो इंडिया के साथ इन्होंने 1974 के बाद कोई न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं रखा, और सारी न्यूक्लियर स्टेजेस जो थी या इंडिया के जो भी रिएक्टर्स थे वो इंडिया ने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के बेस पर बिल्डअप किए, बिना किसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के। ऑफकोर्स रशियंस वो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए सामने आए थे, इसलिए वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। 1998 में जब पोखरण 2 हुआ था, 1998 में जब पोखरण 2 हुआ, जिसमें इंडिया ने 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को एक्सप्लोड किया, उसके बाद भी हमारे पे सैंक्शंस आए। पर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद यूएसए को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, और इसी का फ्रूट था 2008 इंडो न्यूक्लियर डील।
अब इस डील का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस डील का ऑब्जेक्टिव क्या था उसे समझेंगे। तो सबसे पहले इसने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज अ न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर पावर कंट्री, और वो भी आउटसाइड एनपीटी, 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 नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे 1968 में लॉन्च किया गया था और जिस पर इंडिया ने साइन करने से मना किया था। तो इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं किया था, इसलिए इंडिया के साथ कोई भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं हो रहा था 74 के बाद। अब इस ट्रीटी में क्या था, इस ट्रीटी में था कि जो P5 कंट्रीज है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की 5 मेंबर कंट्रीज है, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना, इन 5 कंट्रीज के अलावा कोई भी नेशन न्यूक्लियर वेपन परस्यू नहीं करेगा या न्यूक्लियर बॉम्ब अपने पास नहीं रखेगा, जो इंडिया को अनएक्सेप्टेबल था। तो इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया। तो ये वन ऑफ द मेजर कंडीशन होती है कि आप एनएसजी के वेवर्स ले, एनएसजी के मेंबर बनने के लिए या इंटरनेशनल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। तो ये ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस ट्रीटी ने इंडिया को एनपीटी साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया। इंडिया बिना एनपीटी साइन किए इंडिया को इन्होंने एज अ न्यूक्लियर स्टेटस रिकॉग्नाइज किया, पहली चीज। दूसरी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें एनएसजी की ज़रूरत है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्यूल्स हो, रिएक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, मशीनरीज हो, सब बना के एक्सपोर्ट करते हैं, उनका कोऑपरेशन हमें चाहिए था। तो यहाँ पर एनएसजी वेवर भी हमें ग्रांट किया गया इस 2008 की ट्रीटी में। पहला पॉइंट, हमें नॉन एनपीटी न्यूक्लियर पावर रिकॉग्नाइज किया, हमने एनपीटी साइन नहीं की फिर भी हमारा न्यूक्लियर स्टेटस रिकॉग्नाइज हुआ। दूसरा पॉइंट, हमें एनएसजी से वेवर मिला। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एनएसजी मेंबरशिप नहीं मिली है, ओके। एनएसजी मेंबर हमें नहीं बनाया गया, एनएसजी मेंबर नहीं बने। अब एनएसजी मेंबर बनने की स्टोरी वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, उसे दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमें एनएसजी वेवर मिला है, मेंबरशिप नहीं मिली है। एनएसजी में टोटल 48 कंट्रीज होती है। अब इस वेवर का फायदा ये था कि बिना मेंबर बने हमें न्यूक्लियर ग्रुप्स के सारे बेनिफिट अवेलेबल थे। यानी दोस्तों अब इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट कर सकता है, न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंपोर्ट भी कर सकता है। यानी दोस्तों अब इंडिया में दुनिया के बाकी देश, यूएस, अमेरिकन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, फ्रेंच कंपनी, ये इंडिया में अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर सकते हैं और इंडिया उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर खरीद सकता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल भी खरीद सकते हैं। पहले ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। तो फायदा ये 2 पॉइंट और ये बेनिफिट हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके बाद इंडिया को न्यूक्लियर पावर एक्सपांड करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब समझे दोस्तों कि हमारे पास जो न्यूक्लियर कैपेसिटी जो थी इतने सालों में ओनली क्यों 8 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी और टोटल प्रोडक्शन क्यों ओनली 2% ही था, 2 गीगावाट ही था। उसके पीछे का रीज़न जो था कि हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा था। पर ये डील से एक्सपेक्टेड था कि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स आएंगे, फ्यूल आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, बाहर देशों से कंपनीज आएंगी और इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी जो है उसे इंक्रीज करने में फ़ायदा होगा। ये इससे एक्सपेक्टेशंस थी। दूसरा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। इस डील के बाद इंडिया जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज है, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने वाले ग्रुप्स है, उनकी मेंबरशिप ले सकता है। अब दोस्तों साइंस का ही क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज क्या होती है? ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? मतलब ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी। अब सिविलियन और मिलिट्री दोनों, जैसे बेस्ट एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज होती क्या है। तो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज में दोस्तों जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, सेम वे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। सेम वे हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं और हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। अब ये भी ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी होगी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। आप सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए रॉकेट बना सकते हो, आप मिसाइल्स भी बना सकते हो। ये दो बेस्ट एग्जांपल है। तो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का मीनिंग है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको ड्यूअल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, सिविलियन पर्पस, कंस्ट्रक्टिव पर्पस, डेवलपमेंटल पर्पस, ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट का पर्पस, मिलिटरी पर्पस, डिस्ट्रक्टिव पर्पस, निगेटिव। तो दोस्तों इंडिया जो एनपीटी साइन नहीं की थी, एनएसजी की मेंबरशिप नहीं थी करके हम लोग जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप्स हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इस एमटीसीआर की मेंबरशिप हमारे पास नहीं थी करके ब्रह्मोस की रेंज जो है वो हम लोग 290 किलोमीटर से बढ़ा नहीं सकते थे। पर अब हमारे पास इस ग्रुप की मेंबरशिप है एमटीसीआर की, तो अब हम लोग ब्रह्मोस की रेंज भी एक्सटेंड कर रहे हैं। उसे ऑब्जेक्टिव हमारा है उसे 800 किलोमीटर्स तक ले जाने का। उसके साथ ही वैसेनर ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप्स हैं इनकी मेंबरशिप हमें मिली है। तो दोस्तों एनएसजी के मेंबर नहीं है हम, एनएसजी से वेवर मिला है। पर ये जो तीन ग्रुप है एमटीसीआर, वैसेनार, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इनका इंडिया मेंबर है और ये पॉसिबल हुआ इस डील के वजह से जो 2008 में साइन हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया का प्रोफाइल जो था न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है वहाँ पर स्टेटस बढ़ा और साथ ही ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन भी थी इंडिया के लिए। अब दोस्तों ये ट्रीटी से क्या एक्सपेक्टेड था? इस ट्रीटी से एक्सपेक्टेड था 2008 में साइन हुई है, अभी तो 2025 है। इससे एक्सपेक्टेड था कि दुनिया भर की कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आएंगी, इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगी और इनिशियली बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी था। और उसमें दोस्तों एक्सपेक्टेड था कि जैसे कुडानकुलम जहाँ पे रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर है, वैसे ही हमें एक्सपेक्टेड था जैतापुर महाराष्ट्र में है, कोकन वेस्टर्न कोस्ट। अब इसके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है क्या हमने वेस्टर्न घाट या कोस्टल एरिया जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, जहाँ पे सुनामीज आ सकती है या अर्थक्वेक प्रॉन है, क्या वहाँ पे बनाने चाहिए? ये टॉपिक अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जैतापुर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर एक फ्रांस की कंपनी 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाली थी, एक्सपेक्टेड था। देन कोवाडा जो आता है आंध्र प्रदेश, ये देखिए जैतापुर यहाँ महाराष्ट्र में, कोवाडा जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड था एक अमेरिकन कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेगी। इसके बारे में आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, वापस रिवाइव की बात हो रही है। पर ये एक्सपेक्टेड था 2008 के बाद ही, मटेरियलाइज नहीं हुआ। देन मीठी वर्दी, गुजरात में एक प्लेस है मीठी वर्दी करके, यहाँ पर भी एक अमेरिकन कंपनी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेक्टेड थी। देन हरिपुर वेस्ट बंगाल, जहाँ पर रशिया द्वारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सपेक्टेड था। उसके बाद तो दोस्तों ये जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो देखे हमने, जिसमें हमने देखा फ्रांस, अमेरिका, यूएसए, रशिया, इनसे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सपेक्टेड थे वो मटेरियलाइज नहीं हुए। तो फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या ये डील सक्सेसफुल थी? डील बहुत सक्सेसफुल थी, मटेरियलाइज क्यों नहीं हो पाई? तो उसके पीछे 2 रीज़न थे। अब उसी रीज़न को डिस्कस करेंगे जो अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर में बहुत आ रहा है, जो हमें इस बार 25 की मेंस में एक्सपेक्टेड भी है। तो वो है दोस्तों सबसे बड़ा जो चैलेंज जो सामने आया था इस पूरे डील में, वो था सप्लायर लायबिलिटी, न्यूक्लियर लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इंडिया ने 2008 में ये ट्रीटी साइन की। उसके बाद 2010 में 2010 में एक लॉ पास किया। लॉ का नाम है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। अब इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में सबसे पहला कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो था वो था दोस्तों सप्लायर लायबिलिटी कंसर्न।
ओके, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पहले क्लेरिफाई करनी होगी, वो ये कि न्यूक्लियर सेक्टर में यहाँ पर गवर्नमेंट मोनोपोली है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही ऑपरेट करती है। तो इंडिया में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश होते हैं उनकी ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक कंपनी है। तो इंडिया में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेंगे उसे ऑपरेट ये कंपनी करेगी। अब रिएक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसे हम लोग खरीदेंगे यूएस कंपनी से, तो यूएस कंपनी हो गई सप्लायर। तो अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस न्यूक्लियर एक्सीडेंट में लायबिलिटी किस पर रहेगी? ऑपरेटर पे, पब्लिक एंटिटी या सप्लायर पे? तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी। इस एक्ट ने, जिसका नाम ही सिविल लायबिलिटी जो था, तो दोस्तों न्यूक्लियर लायबिलिटी जो है इसमें लायबिलिटी जो है वो सप्लायर पे डाल के रखी है। इसके वजह से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने से पीछे हट गई कि हम तो रिएक्टर्स, हम तो प्रोडक्ट देंगे, पर अगर ऑपरेटर की गलती के वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें सप्लायर को लायबल पकड़ा जाएगा। ये इस एक्ट में प्रोविजन था। उसके बाद इसी के वजह से दोस्तों कोई भी 2008 की डील के बाद कोई भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में ऑपरेशनल नहीं हुआ, डील मटेरियलाइज नहीं हुई। रीजंस थे लीगल और फाइनेंशियल इशू। लीगल फाइनेंशियल इशू, लॉ, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सेम वे फाइनेंशियल इशू, इंश्योरेंस पूल कौन, उसमें प्रीमियम कौन देगा और इंश्योरेंस कितने अमाउंट तक के सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम था जिसके वजह से हम लोग करंट अफेयर में ये डिमांड बहुत बार पढ़ रहे थे कि इंडिया को उसके एटॉमिक एनर्जी लॉज जो है उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम लोग उस न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस अब गवर्नमेंट ने करना चाहिए या गवर्नमेंट करना चाहती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी की जो बात हो रही है, तो जैसा हमने सबसे पहले देखा था इंडिया का न्यूक्लियर मिशन जो 25-26 के बजट में आया था, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ एलोकेट भी किए हैं। अब उसे समझते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1967, ये लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो इंडिया में जितनी भी न्यूक्लियर सेक्टर रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, पावर प्लांट होते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के वर्किंग इनिशिएटिव्स जो है, वो सारी की सारी चीज़ें लीगल फाउंडेशन जो है ये एक्ट प्रोवाइड करता है। इसी एक्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इम्पोर किया है कि वो इंडिया की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रेगुलेट करे, उनकी डिज़ाइन हो, प्रोडक्शन हो, न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल हो, सारी चीज़ें जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेट करेगा। इसी एक्ट ने इंडिया में गवर्नमेंट मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी। अब गवर्नमेंट मोनोपोली, ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, रिएक्टर प्रोडक्शन हो, इसके साथ मिनरल भी, फिर वो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो या उन मिनरल्स की माइनिंग हो, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज ही काम कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर जो था स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। और इसी एक्ट ने सपोर्ट किया था नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का एनर्जी एक्ट था। अब इस एक्ट के प्रॉब्लम कौन से हैं? इस एक्ट का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, ये आउटडेटेड हो चुका है। क्योंकि दोस्तों 2008 पोस्ट सिनेरियो अलग है। अब हम लोग सारी दुनिया से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकते हैं, रिएक्टर इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, हम लोग अपनी भी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें प्रॉब्लम जो था, इसने प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया था। गवर्नमेंट मोनोपोली थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था। पर अब हमें इसमें प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, तो हमें इसे रिफॉर्म करना होगा। उसके साथ ही इसमें इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, यानी ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो भी अलाउड नहीं था, या हम फॉरेन कोलैबोरेशन भी नहीं कर सकते थे। ना प्राइवेट सेक्टर, ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ना फॉरेन कोलैबोरेशन। तो अब नए लॉ में हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, यहीं से हम समझ सकते हैं कि हमें पब्लिक एंट्री भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी चाहिए।
और दोस्तों यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर जो थी कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल थी, सीक्रेट थी, ओपेक थी। गवर्नमेंट पब्लिकली कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही थी और कोई भी क्लियर अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं थी। अब ये जो लॉ है, इस लॉ को हमें रिफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जैसा हमने डिस्कस किया प्राइवेट एंटिटीज को, फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साथ ही पब्लिक सेक्टर, तीनों को अलाउ करना चाहिए। उसके साथ ही हमें ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। हमें एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर चाहिए जो इफिशिएंसी हो, ऑपरेशंस हो, या जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर सेफ्टी के कंसर्न में स्ट्रिक्ट हो और उसे इंडिपेंडेंटली इन्फोर्स कर सके। तो हमें इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसके साथ जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है पुराने वाले, उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी सेफ्टी कंसर्न्स है, उन न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड लायबिलिटी क्लॉजेस है। उसके साथ ही दोस्तों न्यूक्लियर वेस्ट, ओके, न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर वेस्ट बहुत डेंजरस हो सकता है, उसे प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब ये पॉइंट हम समझेंगे फुकुशिमा डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में, जो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमें इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस भी इंडिया में इंप्लीमेंट करनी है, जिसमें 123 सिविल डील हो या जो एनएसजी वेवर है, इसका भी पूरा फायदा उठाना है। तो हमें उस डील का पूरा फायदा उठाना है, एनएसजी वेवर का पूरा फायदा उठाना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, प्राइवेट सेक्टर चाहिए, फॉरेन कोलैबोरेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर चाहिए। ये सारे पर्सपेक्टिव से हमें इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमने जिन पॉइंट से हमारी सेशन की शुरुआत की थी, ओके, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, बजट कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने 123 एग्रीमेंट जो है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, उसे भी हमने डिस्कस किया। सेम वे अब दोस्तों गवर्नमेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू एटॉमिक एनर्जी लॉज, तो उसमें हम लोगों ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1967 को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन कंसर्न था हमारा, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट, ओके, उसे डिस्कस करते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, CLND एक्ट 2010, इस एक्ट के मेन इश्यूज कौन से थे? सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। तो दोस्तों ओके, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 2010 एक्ट, इसमें सबसे बड़ा इशू कौन सा था? इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो है सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज, सेक्शन 17B, सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज। अब इसे पढ़ते हैं। इंडियन लॉ अलाउज ऑपरेटर टू क्लेम कंपनसेशन, ऑपरेटर जो पब्लिक एंटिटी जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाती है, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, को अलाउ करता है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है सप्लायर से फॉर डिफेक्ट्स। तो सप्लायर जो भी मटेरियल सप्लाई करेगा, ऑपरेटर उनसे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अब ये ग्लोबल नॉर्म से डेविएशन था। अब ग्लोबल नॉर्म जो है जिसे कहा जाता है CSV, उसे भी डिस्कस करेंगे, CSC, ओके। अब ये ग्लोबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ग्लोबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से ऑपरेटर जो है, इनकी पास सोल लायबिलिटी होती है, ओनली ऑपरेटर लायबल होते हैं। पर हमारे इस एक्ट में हमने क्या किया, हमने ऑपरेटर को अलाउ किया कि वो सप्लायर को से लायबिलिटी क्लेम कर सकता है। ये मेजर फ्लॉ था। इस फ्लॉ के वजह से कोई भी फॉरेनर सप्लायर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट या रिएक्टर या टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट बेचने से पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें हमेशा डर था कि ऑपरेटर, जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से पब्लिक एंटिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट एंटिटी होनी चाहिए, तो ऑपरेटर के मिस्टेक से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें लायबिलिटी जो है या डिफेक्ट जो है ऑपरेटर की गलती से भी अगर हुए तो इन पर
क्लेम किया जा सकता है, और अमाउंट जो था वो भी डिसाइडेड नहीं था। यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, जिसके वजह से फॉरेन सप्लायर जो है उन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर करने से मना कर दिया। इसीलिए दोस्तों 2008 से लेकर 2025 तक इंडिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप नहीं हुआ फॉरेन कोलैबोरेशन से। दूसरा जो इशू है वो है लैक ऑफ इंश्योरेंस क्लियरिटी। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस एक्सीडेंट के लिए या ऑपरेशंस के लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑपरेटर जो था, ओके, ऑपरेटर को यहाँ पे ह्यूज लायबिलिटी कवर करनी थी। अगर एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस जो है वो सारा ऑपरेटर को कवर करना था, बट अब उसके लिए कोई भी न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल नहीं था। इंश्योरेंस तो उन्हें कवर करना था, वो लायबल थे, पर उसके लिए इंश्योरेंस पूल ही नहीं था, फंड्स ही नहीं थे। इतने 2 दशक होने के बाद भी इससे रिलेटेड न्यूक्लियर फंड या न्यूक्लियर इंश्योरेंस फंड जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया। इससे ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट पे इसका इम्पैक्ट जो है वो निगेटिव, क्योंकि दोस्तों एम्बिग्यूअस लॉस थे, लीगल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इंश्योरेंस अमाउंट या इंश्योरेंस पूल डिफाइन नहीं है, और सप्लायर को अकाउंटेबल पकड़ा जा रहा था। इन सारे प्रैक्टिसेस के वजह से ये लॉ जो है ये बहुत ही कंटेंशियस इशू बन गया, और गवर्नमेंट जो है अब इस लॉ को रिवाइज करना चाहती है। और इस लॉ को रिवाइज करने के लिए जो सजेशंस रहेंगे वो सजेशन है कि इंटरनेशनल नॉर्म जो है CSC, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, इस कन्वेंशन के हिसाब से लायबिलिटी जो है वो ऑपरेटर पे होती है, ना कि सप्लायर पे। लायबिलिटी किस पर होगी? ऑपरेटर पे, ना कि सप्लायर पे, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से। जबकि इंडियन लॉ के हिसाब से लायबिलिटी जो है वो सप्लायर पर है। ओके, लॉ के हिसाब से, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से लायबिलिटी ऑपरेटर की होनी चाहिए। और इस एक्ट में अब गवर्नमेंट को क्लेरिफाई करना होगा क्लियरली कि भाई क्लेरिफाई और लिमिट भी करनी होगी सप्लायर की लायबिलिटी। सप्लायर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसे लिमिट करना होगा, क्लेरिफाई करना होगा कि सप्लायर कौन से चीज़ों के लिए ही लायबल है और किस हद तक, कितने अमाउंट तक, कितने दिनों तक और कहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो इंश्योरर जो है, जो विक्टिम्स जो है, वो इंडियन कोर्ट में तो क्लेम कर ही सकते हैं, अमेरिकन कोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं। तो वो लिमिट हमें पुटअप करनी होगी, उसके लिए प्रॉपर रूल बनाने की ज़रूरत है। साथ ही इंडिया को अब प्रॉपर न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बनाना होगा। इंश्योरेंस पूल एक इंश्योरेंस फंड जहाँ से ये सारी लायबिलिटीज़ को फाइनेंस किया जा सके। तो दोस्तों, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट के बारे में आपने करंट अफेयर में बहुत डिस्कशन पढ़ा है, ये उसका शॉर्ट समरी है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। आई होप कि इसका फ़ायदा हो आपको। तो दोस्तों, हमने लॉज भी देखे, कौन से 2 लॉज चेंज करने हैं, इंडियाज़ न्यूक्लियर मिशन भी देखा। अब चलिए कुछ स्टैटिक पोर्शन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें मेंस 25 में एक्सपेक्टेड है। ओके, तो पहला यहाँ पर जो पॉइंट है उसे डिस्कस करते हैं, वो है इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो दोस्तों, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, ओके, वो कितने स्टेज का है? तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में फ्यूल यूज होना था यूरेनियम। ओके, फर्स्ट स्टेज में फ्यूल यूज होना था यूरेनियम। सेकंड स्टेज में फ्यूल यूज होना था प्लूटोनियम। ओके, और थर्ड स्टेज में जो फ्यूल है वो एक्सपेक्टेड था थोरियम। तो 3 स्टेजेस, 3 डिफरेंट फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। अब थोरियम के कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा है मोनेजाइट सैंड, जो केरला कोस्ट या अपने इंडियन कोस्ट में मिल जाती है, जिसमें थोरियम होता है। उस थोरियम को भी हम फिजाइल मटेरियल बना सकते हैं। फिजाइल मटेरियल यानी ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस को हम डिवाइड करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दोस्तों, फिजाइल मटेरियल और फर्टाइल मटेरियल 2 टर्म्स आती है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जैसे यूरेनियम 238 जो है ये फर्टाइल मटेरियल है। ओके, ये फर्टाइल मटेरियल है, यानी इससे हम लोग फिजाइल मटेरियल बना सकते हैं।
पर वही अगर बात करें यूरेनियम 235 की, तो यूरेनियम 235 ये फिजाइल मटेरियल है, इसे हम लोग डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ओके, और इस मटेरियल को सेपरेट करने की प्रोसेस को ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट कहते हैं। ये वही न्यूक्लियर इनरिचमेंट है जो आपने ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बार बार टर्म सुनी है, यूरेनियम इनरिचमेंट 60%, 70%। इसे भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए दोस्तों, इंडिया का प्लान था जो 1950s में शुरू हुआ था अंडर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की 3 स्टेज प्लान। अब दोस्तों 2025 में कितनी स्टेजेस एक्चुअल में वर्किंग हो है या अचीव की है? तो इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे स्टेज 1 रिएक्टर्स है। स्टेज 1 रिएक्टर जिनका नाम है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। इनमें फ्यूल यूज होता है यूरेनियम 235, और यहाँ पे जैसे कि इसका नाम है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, तो इसमें हेवी वाटर यूज होगा जो ड्यूटेरियम वाला D2O। और दोस्तों यही हेवी वाटर जो कि ड्यूटेरियम से बना है, ये दोनों काम करता है। ये एज ए मॉडरेटर भी काम करता है और एज ए कूलेंट भी काम करता है। तो ये इंडिया का फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अब दोस्तों इंडिया के सेकंड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज प्रोग्राम में जो फ्यूल है वो यूज होना था प्लूटोनियम 239। अब ये प्लूटोनियम 239 आएगा कहाँ से? तो सेकंड स्टेज में फ्यूल जो है वो है प्लूटोनियम 239। अब ये प्लूटोनियम 239 कहाँ से आएगा? ये फिजाइल मटेरियल है। तो दोस्तों स्टेज 1, ओके, स्टेज 1 में फ्यूल जो है वो यूज होना था यूरेनियम 235। ये फिजाइल मटेरियल है, पर जैसा आप जानते हो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इनरिचमेंट लेवल जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इनरिचमेंट लेवल होता है 3 to 5%। यानी 3 to 5% फ्यूल रॉड जो है वो रहेंगे यूरेनियम 235 से बने हुए। बट रिमेनिंग मटेरियल जो है वो होगा यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 जो कि फर्टाइल मटेरियल है। इस प्रोसेस में तो ये यूरेनियम 235 जो है फिजाइल मटेरियल जो है उसके एटम स्प्लिट होंगे, एनर्जी क्रिएट होगी, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। पर इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका बाय प्रोडक्ट या आउटपुट? इसका बाय प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले होगा न्यूक्लियर वेस्ट, और न्यूक्लियर वेस्ट के साथ ही मिलेगा हमें यूरेनियम 235। यस, यूरेनियम 235। ये यूरेनियम 238 कन्वर्ट होगा यूरेनियम 235 में जो है फिजाइल मटेरियल। सॉरी, यहाँ से हमें मिलेगा यूरेनियम 235 नहीं, प्लूटोनियम 239। ओके, प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 238 कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम 239 में। तो सेकंड स्टेज देखिए कनेक्टेड होनी थी। पहले स्टेज में जो फ्यूल मिलेगा प्लूटोनियम 239 वो यूज होना था सेकंड स्टेज में, और सेकंड स्टेज रिएक्टर को कहा जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब दोस्तों इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं और ये हम लोग टॉपिक डिटेल में क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में इस सेकंड स्टेज रिएक्टर पे डेवलपमेंट हो रही है। इसका एक प्रोटोटाइप भी डेवलप हुआ है, उस प्रोटोटाइप का नाम है भाविनी। ये भाविनी प्रोटोटाइप है सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर का। सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे कहा जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो दोस्तों इस FBR में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल यूज क्या होना था? इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल यूज होना था प्लूटोनियम 239, और ये 239 हमें मिलना था स्टेज 1 से। स्टेज 1 से, तो स्टेज 1 से प्लूटोनियम 239 जो मिलेगा उसे हमने स्टेज 2 में यूज करना था। तो इस रिएक्टर में इसके साथ ही पुटअप किया जाता थोरियम।
यहाँ पे सेकंड स्टेज रिएक्टर में किसे पुटअप किया जाता, प्लूटोनियम 239 को और थोरियम को, और ये थोरियम इसी स्टेज में कन्वर्ट होता इन यूरेनियम 233 में, यूरेनियम 233 में। तो थर्ड स्टेज में फ्यूल कौन सा होता, थोरियम। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया के ये तीनों स्टेजेस ना इंटरकनेक्टेड थे कि भाई पहली स्टेज में प्लूटोनियम प्रोड्यूस होगा, एनर्जी मिलेगी, उस प्लूटोनियम पे सेकंड स्टेज चलेगी, सेकंड स्टेज थोरियम को फर्टाइल से फिजाइल बनाएगा और उस थोरियम पर हमारा थर्ड स्टेज चलेगा। तो दोस्तों हमारे पास अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही है। सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर अभी इंडिया डेवलप कर रहा है और इसी का प्रोटोटाइप बना है और उस प्रोटोटाइप का नाम है भाविनी। और ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये ऑपरेशनल हुआ, क्रिटिकल हुआ, नहीं हुआ, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसे फास्ट ब्रीडर क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले फास्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई मॉडरेटर यूज नहीं होता, यहाँ पे कोई मॉडरेटर यूज नहीं होता। जो फर्स्ट स्टेज रिएक्टर है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, वहाँ पे हेवी वाटर एज अ मॉडरेटर काम करता है। पर सेकंड स्टेज को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं क्योंकि इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता है। अब इसे ब्रीडर क्यों कहते हैं, इसे ब्रीडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है, जितना कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा। यानी दोस्तों अगर यहीं पे एज अ फ्यूल हमने यूरेनियम 238 को पुटअप कर दिया तो वो इस प्रोसेस में प्लूटोनियम 239 बनेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल सकती है, इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं क्योंकि ये और फ्यूल प्रोड्यूस करते रहता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट क्यों, क्योंकि इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता। ब्रीडर क्यों, क्योंकि ये और ज़्यादा प्लूटोनियम और ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है और इसका कनेक्शन होना था थर्ड स्टेज से। अब थर्ड स्टेज की थोड़ी इन्फो देख लेते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर में आपने पढ़ा है चाइना के गोबी डेजर्ट में दुनिया का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन, उसका प्रोटोटाइप रन हुआ है। ओके, तो थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में अभी चाइना एक लीडिंग रिसर्चर है और इंडिया में अभी इस फेज के रिसर्च में उतना इंटरेस्ट किसी ने नहीं दिखाया है। तो रिसर्च तो ऑनगोइंग है पर उसे टाइम लगेगा। इंडिया का फोकस अभी है सेकंड स्टेज पे और इस सेकंड स्टेज को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसे कहा जाता है PFBR, इसे डेवलप किया जा रहा है कलप्पकम में। ओके, अब ये कलप्पकम कहाँ पर है, तो कलप्पकम है दोस्तों तमिलनाडु। यहाँ पे नीचे कुडानकुलम, उसके ऊपर कलप्पकम। यहाँ पर इंडिया का सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप किया जा रहा है तमिलनाडु में। इसकी कैपेसिटी होगी 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, 500 मेगावाट। और इस प्रोटोटाइप को ही कहा जाता है भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, प्रोटोटाइप उसका नाम। अब दोस्तों इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कमीशनिंग टारगेट रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोर लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कोर लोडिंग कंप्लीट मतलब कोर लोडिंग कंप्लीशन की सेरेमनी जो है वो मोदी जी ने भी अटेंड की थी, जिसमें रिएक्टर में फ्यूल रॉड को इंसर्ट किया जाता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल रॉड होंगे प्लूटोनियम 239 से बने हुए, उन्हें इंसर्ट किया गया और ये क्रिटिकलिटी इसकी एक्सपेक्टेड है 2025-26 में। इसी साल ये क्रिटिकलिटी स्टेज अचीव कर लेगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसे हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका रिलेवेंस मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था हमारा, पहले स्टेज में यूरेनियम, सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम, थर्ड स्टेज में थोरियम। तो इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सारे के सारे फर्स्ट स्टेज के हैं। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसका प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है कलप्पकम तमिलनाडु में, जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की, जो क्रिटिकलिटी अचीव कर सकता है 25-26 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कमीशन करेगी 26 में। अब इंडिया का टारगेट है दोस्तों कि हमें 5 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस्टेब्लिश करने हैं इंडिया में, वो भी 500 मेगावाट कैपेसिटी के। तो 5
500 मेगावाट कैपेसिटी के न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने का इंडिया का प्लान भी है। थर्ड स्टेज रिएक्टर थोरियम बेस्ड, इनमें अभी बहुत टाइम है, इनका प्रोटोटाइप डेवलप होगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर वो ऑपरेशनल होगा। अब ये जो है कल्पकम, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से। अब दोस्तों और एक टॉपिक है जो करंट में है, जिस पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब दोस्तों स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इंडिया इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, और चाइना कैसे इसमें हमारे से आगे हो चुका है, और कैसे चाइना एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अफ्रीका या अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब क्या है? तो दोस्तों स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो देखिए लार्ज रिएक्टर जो है, लार्ज रिएक्टर कौन से? जिनकी कैपेसिटी 300 मेगावाट से ज़्यादा हो, मोर देन 300 मेगावाट अगर कैपेसिटी है वो लार्ज रिएक्टर। पर अगर 20 से 300 मेगावाट के रेंज में कैपेसिटी है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और अगर उससे भी कम है तो माइक्रो रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब ऐसा रिएक्टर जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट से कम है और 20 मेगावाट से ज़्यादा। तो ऐसे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के फायदे क्या है? दोस्तों जब न्यूक्लियर प्लांट बनाना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। पर ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ये बहुत कम स्पेस में बिल्डअप किए जा सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इनमें डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनका मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, स्मॉल एरिया में बिल्डअप कर सकते हो, ज़्यादा लार्ज लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और ये मॉड्यूलर फॉर्म में बनते हैं। यानी दोस्तों इनके अलग अलग कंपोनेंट कहीं पर भी लेके जाकर इनको असेंबल कर दो, प्लांट रेडी हो जाएगा। अब इनको डिज़ाइन करते हैं मॉड्यूलर फॉर्मेट में, जिनके वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के साथ साथ इन्हें फास्टर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मॉड्यूलर है तो इन्हें सिर्फ असेंबल करना है, कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है। तो एसएमआर जो है इनको 60 to 72 मंथ्स मीन्स सिर्फ 5 से 6 साल में रेडी किया जा सकता है। 5 से 6 साल में इन्हें कंस्ट्रक्ट करके रेडी किया जा सकता है। मॉड्यूलर बेस पे ये होते हैं और इनकी कैपेसिटी कम है। नॉर्मली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं, इन्हें हम लोग 5 से 6 साल में बिल्ड कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इन्हें आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, रिमोट एरियाज़ में डिप्लॉय, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके पावर सप्लाई दे सकते हो। कोई इमरजेंसी होती है या ग्रिड जहाँ पे कनेक्शन नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वहाँ पे हम इन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उन्हें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये इनका एडवांटेज है और इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, नियर अबाउट 6000 करोड़। अब 6000 करोड़ कम है तो कंपैरेटिवली डेफिनेटली कम है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात होती है तो 10 से 20 बिलियन की बात होती है। ये 6000 करोड़ यानी नियर अबाउट 1/3 ऑफ बिलियन होगा, 1 बिलियन से भी कम है। जबकि 10 से 20 बिलियन के उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बिल्डअप करें। अब क्यों, इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने के पीछे जो आइडिया जो है वो ये है कि दोस्तों इन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक सिटी को पावर करने के लिए, एक इंडस्ट्रियल एरिया को पावर करने के लिए, एक कंपनी जो है स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, उसे पावर करने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। ये इनका एडवांटेज है क्योंकि ये मॉड्यूलर फॉर्मेट में है, फ्लेक्सिबल है, इजीली डिप्लॉय कर सकते हो और इनमें एक्सीडेंट की उतने चांसेस भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों इंडिया 3 टाइप्स के एसएमआर को बिल्डअप करना चाहता है। 3 टाइप्स के एसएमआर। एक एसएमआर जिसे कहा जा रहा है BSS, बी यानी भारत एसएमआर। ओके, भारत एसएमआर। अब दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी ये है कि भारत में जो फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो है सारे के सारे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, और उनकी कैपेसिटी जो है वो 200, 250, 300 मेगावाट ही है। तो भारत ने सोचा कि जो मॉडल हम लोग इतने सालों से डेवलप कर रहे हैं उसे ही हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो उसका नाम इन्होंने रखा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है,
जो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर की ही टेक्नोलॉजी है, बस मॉड्यूलर फॉर्मेट में बनेंगे जिनकी कैपेसिटी ये 2000 मीन्स 2000 मेगावाट इतनी होगी। ये पहला। सेकंड जो इंडिया बिल्ड करना चाहता है वो है SMR-55। SMR-55 एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी कैपेसिटी 55 मेगावाट ही हो। 55 मेगावाट इंडस्ट्रियल एरिया को पावर करने के लिए, स्टील प्लांट को पावर करने के लिए इन्हें इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। थर्ड जो है वो है HTGCR-5। अब HTGCR-5 ये ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसे यूज किया जाएगा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी बनेगी उससे हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप जानते हो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये था इंडिया का SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है इसको BSMR को 200 मेगावाट बना के इंडिया में इस्टेब्लिश करना, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ एलोकेट भी किए हैं। तो इंडिया को दोस्तों इन्हें ऑपरेशनलाइज करना है एज अर्ली एज पॉसिबल, और हम इन्हें इसे एक्सपोर्ट भी करना है। और इस फील्ड में इंडिया का मेन कॉम्पिटिटर जो है वो है चाइना और USA। तो चाइना जो है उसने इन SMR को डेवलप भी किया और अफ्रीकन कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियो देखिए, जो इंडिया 2008 तक न्यूक्लियर सेक्टर से कंप्लीटली बायकॉटेड था, जो एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोडक्ट खरीद भी नहीं सकता था, जो 2008 की डील के बाद हम लोग फ्यूल भी खरीद सकते हैं, रिएक्टर भी खरीद सकते हैं, और आज 2025 में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने की। तो दोस्तों इसे समझना है कि अब इंडिया न्यूक्लियर पावर एक्सपोर्ट भी करना चाहता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, और SMR जो है इन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, स्टील, सीमेंट हो, या जो पुराने थर्मल पावर प्लांट है इन्हें रिप्लेस करने के लिए। अब देखो दोस्तों, हमारे क्लाइमेट गोल है, कार्बन गोल है, तो हमें थर्मल पावर प्लांट को ऑब्वियसली उन्हें हमें रिपर्पस करना होगा। तो वहाँ पर हम लोग इन स्मॉल SMRs को लगा सकते हैं, इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। साथ ही रिमोट एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़ है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को यूज़ किया जा सकता है। साथ ही जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो था, जो थर्ड टाइप का SMR जो था, वहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके हम लोग हमारे डीकार्बनाइजेशन गोल को फुलफिल करके क्लीन एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है SMR के कॉन्टेक्स्ट में, कि गवर्नमेंट यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहती है। गवर्नमेंट को यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़ पढ़ी कि जिसमें इंडिया में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी टेमा इंडिया ने हेवी वाटर प्रोड्यूस किया। तो दोस्तों न्यूक्लियर सेक्टर जो है अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन हो रहा है। तो दोस्तों हमने हमारी सेशन की शुरुआत में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिन्हें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, उनमें से दोस्तों इतने टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। SMR भी हो गया है, अब हमारा बचा है सिर्फ ITER फ्यूजन प्रोजेक्ट। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? अभी जैसे हमने देखा इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन रिएक्शन पर होती है। फ्यूजन रिएक्शन, उसके फायदे क्या होंगे कंपैरेटिव टू फ्यूजन, उसके साथ ही फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, उसके रीजंस, उसके लिए जो यूज़ हुआ हेवी वाटर, उसे पैसिफिक ओशन में डिस्बर्स कर रहे हैं उसके बारे में, साथ ही ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने जो प्रोसेस सामने लाई, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेस, इनरिचमेंट क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जाने से पहले दोस्तों मेंस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो श्रीराम्स IAS के मेंटोर्स के साथ फ्री मेंटोरशिप सेशन को अरेंज कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और मेंस के लिए हेल्पफुल लगे होंगे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको और किसी भी सेक्शन से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर हो जाएगा।
So thank you very much. See you soon and best of luck for men's.